नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। ये जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, ये प्री वाला, ये 24 अक्टूबर को है और इसमें हम लोग जानते हैं भाई कि इसमें जो आपकी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस होते हैं या यूपी पीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उन सब का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, आशा की जाती है कि क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीटिंग होते हैं। ये मान करके चलिए कि अगर आप 10 से 15 साल के 10 साल बहुत ज़्यादा नहीं, आप 10 ईयर्स के मतलब यूपी पीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, अगर उतने सारे का अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो ये मान के चलिए मोर देन 50 प्लस क्वेश्चन आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में अब हम लोगों को क्विक रिवीजन भी करना है और क्विक रिवीजन के लिए हमारे पास टाइम कम भी है। यूपी पीएससी हम लोग जानते हैं कि भाई जो प्री होता है वो फैक्चुअल होता है। ठीक है, फैक्चुअल होता है, तो इस प्रकार से हमें फैक्ट भी इस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करेंगे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में यूपी पीएससी द्वारा जितने भी परीक्षाएं कराई गई हैं, चाहे वो ARO का हो, चाहे वो प्री का हो, चाहे मेंस का हो, बीओ का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का हम वन लाइनर में क्या करेंगे, यहाँ पर रिवीजन करेंगे फटाफट। ठीक है, वन लाइनर में हम लोग क्या करेंगे, इन सब का रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इस रिवीजन के दौरान कम से कम ये मान कर चलिए कि हम लोग पढ़ेंगे 20,000 से अधिक प्रश्न। ठीक है, 20,000 से प्लस एमसीक्यू को हम यहाँ पर एग्ज़ाम के पहले पहले हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इस सीरीज़ में इतिहास को स्टार्ट करते हैं और इसी सीरीज़ में ये जो है आपका चलता रहेगा। तो ये आपको यहाँ से अच्छी तरीके से आपको पढ़ते भी रहना है और देखना है कि कौन कौन से किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। भाई फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं, तो फैक्ट को आपको बिल्कुल रट्टा मारना ही है और ख़ास करके प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके भी आने की संभावना इसमें बेहतरीन बनी रहती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से भाई? प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो वन लाइनर में रहेगा, आपको फटाफट देखते जाना है। तो विंध्य क्षेत्र के जो पाषाण युगीन लोग हैं उन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में प्रवचन किया। तो कहाँ पर किया था भाई? गंगा घाटी में इन लोगों ने प्रवचन कर लिया था। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के जो पाषाण युगीन लोग थे, कहाँ पे? गंगा घाटी में। प्राचीन काल में जो आर्य थे, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में पूछ रहा है तो वो था शिकार। उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। साइड में ये आपको दिया गया है कि ये किस किस एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आप साइड में यहाँ देखते चलिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे आने वाले में भी सारे एग्जामों में पूछे जाएंगे। गंगा घाटी में जो धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो आपको लहुरा देव में मिला है। मध्य पहाड़ी स्थल से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो वो बागौर से मिला है। मध्यकाल में पशुपालन के अगर प्रमाण पूछा जाए तो लेखनिया से। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण यहाँ मिले हैं, मध्य पाषाण में पूछ रहा है, तो ये आदमगढ़ में मिला है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो मृत्यार्थ रहित जो नव पाषाणिक स्तर है वो प्रकाश में कब आया? प्रकाश में आया तो गुप्त कराल से आया था। ठीक है, खाद्यान्नों की कृषि कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो खाद्यान्नों की कृषि नव पाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, कि उत्खनन के अनुसार जो पशुपालन प्रारंभ हुआ कहाँ से? मध्य पाषाण से। कृषि प्रारंभ हुई कहाँ से? नव पाषाण काल से। ठीक है, तो अगर जो धान की खेती है ये प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव में। ये सब जो है आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? फॉलो करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में और यहाँ पर आगे के क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था कहाँ तक कि खाद्यान्नों की जो कृषि वो कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? नव पाषाण काल में आपकी प्रारंभ हुई थी। आगे और भी महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन ऐसे मिलते जाएंगे। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो नव पाषाण कालीन गर्त निवासी हैं, तो गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो बुर्ज होम में मिलते हैं। ठीक है, गर्त निवासी गुप्त कराल में भी मिलते हैं। राख का टीला, ये जो नव पाषाणिक स्थल है ये संगन कल्लू से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ को मिलता
मिलता है? तो विंध्य क्षेत्र में देखने को मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था, वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या था? वो जौ था सबसे पहले। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया था। बृहद जो पाषाण स्मारक हैं उनकी पहचान, तो बृहद जो पाषाण जो स्मारक हैं उनकी पहचान मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में यहाँ पर की गई थी। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे मिलता है? तो ये दमदमा में मिलता है। विंध्य क्षेत्र में वह शिलाश्रय जहाँ के सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा मानव कंकाल आपको लेखिया में मिले हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। दधेरी जो कि एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, ये कहाँ पर है? आपका पंजाब में है। ताम्र प्रसारिक स्थल ये है नवादा टोली, तो नवादा टोली कहाँ पर अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि काफ़ी फेमस है। गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो कहाँ पर? हस्तिनापुर में हुआ था। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा से। किसके? लौह धातु के। तो ये आपको लौह धातु याद रखना है, कहाँ से मिलता है? अतरंजी खेड़ा से। ताम्राष्ट काल में जो महाराष्ट्र के लोग थे, वो मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस दिशा में रखते थे भाई? तो वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाते थे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखना है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, और आगे भी जो है आने वाले परीक्षाओं में ये सारे के सारे एग्जाम सारे के सारे ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो इसी रूप में हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पर इसको रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें बढ़ते हैं इसकी तरफ, आगे की तरफ, और इसमें हम लोग देखते हैं ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बचा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ताम्राष्ट काल में महाराष्ट्र के लोग जो मृतक शरीर वो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री से यहाँ पर पाषाण कांस्य और लौह युगीन की त्रियुगीय विभाजन किया था, वो किसने किया था? तो थॉमसन महोदय ने किया था। भारत में प्रथम पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, ये आपके पीछे में पूछा गया है, ये कौन थे? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र प्रसारिक स्थल जो नवादा टोली है उसका उत्खनन किसने किया था? तो संकालिया महोदय, ठीक है। नवादा जो टोली है उसका उत्खनन किसने किया था? तो वो संकालिया महोदय ने किया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नवादा टोली का उत्खनन संकालिया महोदय ने। जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, जबकि पीछे में पूछा गया भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो भीमबेटका है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताया गया शैल चित्र के लिए ज़्यादा फेमस है। दमदमा एक जो पुरास्थल है वो किससे संबंधित है? तो दमदमा जो है ये आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। किससे? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर और भी जो क्वेश्चन है फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी संस्कृति में हम लोग आते हैं। इसमें देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कितने पूछे गए। तो जो सिंधु सभ्यता है वो किस प्रकार की है भाई? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग का है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है तीन प्रकार के ऐतिहासिक युग होते हैं, ठीक है। एक होता है आद्य ऐतिहासिक, एक होता है ऐतिहासिक, और होता है पहाड़ी। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो हड़प्पा संस्कृति है उसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो यह मांडा करता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो वो हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। जो महान अफनानागार कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था, महान अफनानागार। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था, वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कुएं के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कौन सा था? लोथल। लोथल कहाँ था? गुजरात में। तो ये जो मृणपत्तिका है, मृणपत्तिका पर उत्तीर्ण जो सींग युक्त देवता हैं उसकी कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वे लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना, ये हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना, ये भी आपको लोथल से ही मिला है, ठीक है। अब आएगा उत्खनन से संबंधित। तो हड़प्पा का उत्खनन जो कि इसके महत्व को समझा पाए वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सर जॉन मार्शल ने ही किया था। सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? तो वो प्रकाश डालता है पुरातत्व खुदाई संबंधित, क्योंकि उसी से ही हमें सारी जानकारियाँ मिलती हैं। सिंधु हड़प्पा से संबंधित केंद्र जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है भाई? आलमगीरपुर है और हुलास है, ठीक है। ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता का लोथल, लोथल कहाँ पर है? तो लोथल आपका गुजरात में है। इसमें शैलकृत जो स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं वो धौलावीरा में मिलता है। जुते हुए खेत, वेरी इंपॉर्टेंट, जुते हुए खेत की खोज कहाँ पे हुई थी? तो कालीबंगा में हुई थी। सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाए कि हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, तो वो है राखी गढ़ी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछे गए हैं। और आगे भी इन्हीं में से क्वेश्चन जो है नॉर्मली कोशिश किया जाता है कि बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और इसमें देखेंगे कि जो सबसे बड़ा पुरास्थल है वो कौन सा था, वो था राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल ये कहाँ पर स्थित हैं, तो ये सिंधु घाटी में स्थित हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ ये आपको कहाँ से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से, यानी कि प्री आर्यन से। हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो कहाँ क्या है, वो पुरातत्व खुदाई है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर खुदाई से ही हमें अज्ञात हुई हैं। ये जो अवेस्ता है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो ये जो अवेस्ता है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये ईरान से संबंधित है। ठीक है, कपास की खेती का जो सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनावली से मिली है। हड़प्पन स्थल जहाँ से ताबूत के प्रमाण मिले हैं तो भी हड़प्पा से ही मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन यानी कि जो बंदरगाह है, तो बंदरगाह कौन सा है, तो बंदरगाह लोथल ही है। ठीक है, भारत के में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में जो हड़प्पन स्थलों की खोज हुई स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है, तो वो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी गुजरात में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा जो हड़प्पन स्थल हैं उनकी खोज कहाँ पर की गई भाई, तो वो गुजरात में की गई सबसे ज़्यादा खोज स्वतंत्रता के बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऋग्वैदिक और उत्तर ऋग्वैदिक काल में। तो महाभारत ग्रंथ जो है उसका उपनाम क्या था, तो उसका उपनाम था सहस्त्री संहिता। ठीक है, सत्य सहस्त्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में ये आपको देखने को मिलता है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो क्या थी भाई, ब्राह्मी में लिखी गई थी। ठीक है, ऋग्वेद पर आधारित जो संकलन है वो कौन सा है, सामवेद। सामवेद किस पर आधारित है, तो ये ऋग्वेद पर ही पूरा आपको आधारित है। जो ऋग्वैदिक धर्म था वो कैसा था भाई, बहुदेववादी था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें बहुत सारे देवता थे। ऋग्वैदिक काल में जनता किसमें भी विश्वास करती थी, तो ऋग्वैदिक काल में बलि और कर्मकांड बहुत ज़्यादा चला था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम तो ये भी ऋग्वैदिक काल में ही मिलता है। ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो किससे संबंधित है, तो वो इंद्र से संबंधित हैं। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद ही है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ तो वो कौन सा था भाई, ऋग्वेद था। ठीक है, तो गायत्री मंत्र आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। वर्ण शब्द का प्रयोग आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको ऋग्वेद में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें और आगे देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ऋग्वेदिक में उल्लिखित एक शब्द है जिसका नाम है यव, तो वो किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो यव मतलब जव। ठीक है, वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध दफराग्य यानी कि 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया तो वो था परिशुरवी नदी। ठीक है, यानी कि जिसे हम आज रावी नदी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण जो मूल्यवान संपत्ति समझी जाती थी वो गाय समझी जाती थी। ठीक है, गाय को क्या कहा जाता था, अघन्या। ठीक है, तो सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या थी, तो वो थी गाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था, तो वो है गाय। ठीक है, वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा कहाँ पर मिलती है, आपको उपनिषद में देखने को मिलती है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था, तो वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन होता था भाई, बृहस्पति को माना जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति थी, आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, तो आर्य संस्कृति की धुरी थी कुरु और पंचाल। वैदिक कर्मकांड में जो होता होते थे, होता का संबंध किससे होता था भाई, तो ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते थे उनको होता कहा जाता था। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सी है भाई, सिंधु नदी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्णित। तो वह नदी जिसको माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया, यानी कि सबसे पवित्र नदी माना गया, वो कौन सी थी भाई, वो थी सरस्वती नदी। तो शुक्ल यजुर्वेद जो संहिता है वो क्या है, वो है वाजसनेयी। सतपथ ब्राह्मण में जो उल्लिखित राजा थे विदेह माधव, वो किससे संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम राहुगढ़ से संबंधित थे। ठीक है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वो है सतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, अथर्ववेद में। ठीक, तो जितने वेद हैं उसके उपवेद हैं। ठीक है, और उसके जो है ब्राह्मण भी हैं और उसके उपनिषद भी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है आपको याद करके रखना है, एक लिस्ट बना करके। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का क्या होता है, विज्ञान होता है। तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है।
वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। तो ये कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो ये आपको दिखाई देते हैं मैत्रेयणी में। तो भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं इतने सारे एग्जामों में ये पूछा गया है। जेंद अवेस्ता ऋग्वेद में समानता है, तो जेंद अवेस्ता कहाँ का है? ईरान का है। भारत में निफाका के नाम से किसको जाना जाता है? निफाका के नाम से स्वर्ण आभूषणों को जानता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके ये पीडी जो भी आपका है यहाँ पर देख रहे होंगे, यूपी पीसीएस प्री स्पेशल आरओ, यहाँ पर यूपी यूडीएलडीए लोअर पीसीएस प्री, ठीक है, मेंस, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। तो 14वीं सदी में के पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं को वर्णन प्राप्त है, वो है बुजक कोई, ठीक है, यानी एशिया माइनर। मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनु स्मृति वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है, वो कहाँ पे मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है नचिकेता और यम का संवाद। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है, वो है कुभा और क्रमु। सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो सूत्र है वो किसको समर्पित है? वो इंद्र को समर्पित है। और आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? तो आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। अर्धवर्यु का अर्थ क्या होता है? तो जो यज्ञ करने वाला पुरोहित होता था उसे क्या कहा जाता भाई? उसे कहा जाता था अध्वर्यु, ठीक है। किसको? यज्ञ करने वाले पुरोहित को कहा जाता था। तो ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे भी जो है क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं भाई, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से आपको यहाँ से पढ़ना है। चलिए, तो उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, वो कहाँ के शासक थे? तो कैकेयी के शासक थे। ये सर्ग प्रतिसर्ग और यहाँ पर वंश और मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ये किसके हैं? तो ये पुराणों के संकेतक हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। प्राचीन काल के जो महान विधि निर्माता थे कौन थे? वो मनु महोदय थे। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो यहाँ पर रेशम के लिए यहाँ पर किया गया है, ठीक है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद है भाई स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है कहाँ पर भाई? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। 10 राजाओं का जो संग्राम हुआ था कहाँ पर हुआ था? पड़ुसड़वी नदी के तट पर। कहाँ पर? पड़ुसड़वी नदी के तट पर हुआ था, जिसे कि दशराग्य या जो है युद्ध कहा जाता है, ठीक। तो ये भी काफ़ी फेमस है। बार बार जो है ये आपको नदी ही खास करके पूछता है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं पूछता है। तो अगले हम देखेंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशा थी, तो महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य, ठीक है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय में यहाँ पर देखने को मिलता है। कलिंग नरेश जो खारवेल थे, ये किस वंश के थे? तो ये चेदी वंश के थे। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? तो मत्स्य महाजनपद ये आपका राजस्थान में है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वह पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर जो मगध की सत्ता था उसका विस्तार किसके शासन में हुआ? तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो यह था अजातशत्रु, ठीक है। इसको जो है पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक है, इसके वंश को। तो मगध का वह सम्राट जिसने अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता है, वो है महापद्म नंद। तो प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है उसकी आकृति कैसी थी? तो वो अर्धचंद्राकार के रूप में ऐसे बनी हुई थी, ठीक है। चलो, तो 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व जो सुक्तिमती थी, सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो ये चेदी की राजधानी थी। अभिलिखित साक्ष्य में जो प्रकट होता है कि जो नंद राजा थे, नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो वो कहाँ खोदी गई थी भाई? कलिंग में खोदी गई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। उदयन वासुदेवता की जो दंत कथा है वो किससे संबंधित है? तो कौशाम्बी से संबंधित है। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। क्या थी? पाटलिपुत्र। तो ये हो गया यहाँ पर महाजनपद और मगध साम्राज्य। अब हम लोग देखेंगे धार्मिक आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, और वो क्या होंगे भाई? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर धार्मिक आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो पहला आएगा क्या? जैन धर्म। तो तीर्थंकरों का कालानुक्रम जो सही है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले अभिनंदन, फिर पद्म प्रभु और विमलनाथ और मुनुषी व्रतनाथ। तो ये बीच के हैं भाई। बीच के अगर ऐसे कोई पूछ लेगा तो आप 34 तीर्थंकरों कहाँ याद करेंगे? प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को
छोड़ देना चाहिए। जैन धर्म के संस्थापक, ये पूछा तो भाई ऋषभ देव अच्छा है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर, बिल्कुल। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ तो ऋजु पालिका नदी के तट पर। प्रथम अनुयायी कौन बना तो जमाली इसका दामाद था, ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये किसका है तो त्रिरत्न किसका है, जैन धर्म का है। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे, संस्थापक तो मथली गोपाल थे। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए तो अर्धमागधी में लिखे गए, ठीक है। यापनीय एक संप्रदाय था किसका, जैन धर्म का। तो ये संप्रदाय खास करके आजीवक संप्रदाय, यापनीय संप्रदाय, ये जो संप्रदाय हैं, ठीक है, तो ये संप्रदाय जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है तो जैन धर्म से। जैसे कि कहा जाता है 24वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है, वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का जन्म हुआ तो कहाँ पर हुआ, पाटलिपुत्र में, ठीक है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है, वो जैन है, ठीक है। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है तो वो है जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में ये जो है विश्वास नहीं करता। जैनियों की जो पवित्र पुस्तकें हैं वो आगम कहलाती हैं, ठीक है। आगम, इनकी पुस्तकों को आगम कहा जाता है। वह दर्शन जिसमें पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया गया है, ठीक है, तो चार्वाक दर्शन, ठीक है। चार्वाक जो कि एक भौतिकवादी दर्शन थे, ठीक है। तो चार्वाक में जो है इन्होंने पुनर्जन्म के विश्वास को क्या कर दिया है, यहाँ पर अस्वीकार कर दिया है। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा बौद्ध धर्म है तो यहाँ पर थोड़ा सा बौद्ध धर्म भी बचा था तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म देखेंगे। बौद्ध धर्म बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी तो वह स्थान कहाँ पर है, वो अब उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है तो गृह त्याग को कहा जाता है। गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था तो प्रथम प्रवचन ये कहाँ पर दिया था भाई, सारनाथ में दिया था, ठीक है। पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक। चलिए और आगे के क्वेश्चन जो है इनसे संबंधित देखते हैं। तो बुद्ध के उपदेश या किससे संबंधित हैं तो बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर से जो है संबंधित हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये प्रथम उपदेश है, ठीक है, जिसे कि धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पे, सारनाथ में, ठीक है। यहीं से अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था किसने, महात्मा बुद्ध ने। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई तो वैशाली में दी गई। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना कौन चाहता था भाई, देवदत्त चचेरा भाई था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन था तो वो था सुभद्र, ठीक है। सुभद्र अंतिम व्यक्ति था जिसको इन्होंने रूपांतरित मतलब अपना मतलब अंतिम उपदेश किसको दिया तो सुभद्र को दिया था, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिपिटक क्या है तो त्रिपिटक में जो है बुद्ध के आदेशों का जो है यहाँ पर संग्रह है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है, ये हैं। और त्रिपिटक में आपको देखने को मिलते हैं विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, ये किसका कथन था भाई तो ये बौद्ध का कथन था, ठीक है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो ये विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए तो वो था मेघवर्मन, ठीक है। इसने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। बोध गया में जो महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था वो कौन से थे, मल्लिक और तपस्सु, ठीक है। ये 2 बंजारे थे जिन्होंने बोध गया में जो है बुद्ध ने अपना उपदेश दिया और क्या बना लिया था, उपासक बना लिया था, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में फटाफट धुआंधार पूछे जाते हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखते भी रहना है, ठीक है। चलिए तो और आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि जो सप्तकर्णी गुफा है वो कहाँ पर स्थित है तो वो राजगृह बिहार में स्थित है। विशुद्धिमग्ग नामक जो पुस्तक है वो किस संप्रदाय से, हीनयान से संबंधित है। शून्यता का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था तो वो था नागार्जुन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौशाम्बी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन है दोनों में वो है कौशाम्बी।
बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, तो दोनों विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो सही है, जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म मिलता है। अफगानिस्तान का जो बामियान है वो प्रसिद्ध है, तो बुद्ध की प्रतिमा के लिए। देश में जो मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई उसकी नींव कहाँ से रखी गई, तो बौद्ध धर्म से ही रखी गई। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, तो कुषाण काल में बनाई गई थी इनकी खड़ी प्रतिमा। जो भूमि स्पर्श मुद्रा है सारनाथ बुद्ध प्रतिमा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भूमि स्पर्श मुद्रा ये गुप्त काल में जो है वो बनी हुई थी, ठीक है। इसमें मार्ग पर विजय प्राप्त करते हैं, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर किया गया है। जो विक्रमशिला विहार है इसको धर्मपाल ने बनवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष मिलते हैं, तो सारिपुत्र के अवशेष आपको सांची में मिलते हैं। वह पवित्र बौद्ध स्थल जो कि निरंजना नदी के तट पर है, तो वो है बोध गया, ठीक है। एशिया के ज्योतिपुंज द लाइट ऑफ एशिया पढ़े होंगे, वो गौतम बुद्ध ही हैं। गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य था जीवक, वो किसके दरबार से संबंधित था, तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था, ठीक है। बुद्ध हो गए कौशाम्बी, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, कौशाम्बी की बात कर रहा है, तो ये उदयन के काल में आए थे, ठीक है। यहाँ पर कौशाम्बी आपको बताया गया था कि बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ महावीर भी आए थे, यहाँ पर ये भी आए थे, यानी कि ये दोनों धर्मों से संबंधित है कौशाम्बी, ठीक। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ हम लोग आते हैं, कुछ बचा हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो तिब्बत है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले कौन थे, उपाध्याय आतिश। तो ये किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो विक्रमशिला बिहार के थे। अर्धनारीश्वर जो मूर्ति है उसमें आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक क्या है, तो देव और उनकी शक्ति का योग है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक प्रवचन सारनाथ में दिया था। सर्वप्रथम मानव मूर्ति के रूप में किसकी पूजा की गई, तो सबसे पहले मानव मूर्ति के रूप में बुद्ध की ही पूजा की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र दिया गया, यानी कि प्रथम उपदेश, जिसको कि हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, क्यों ना हो कि ये सारे के सारे आपके पीसीएस प्री में पूछे गए हैं, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। इसी को आपको रिवाइज करना है और इसी को रिवाइज करते करते आपको प्री क्वालिफाई कर लेना है। तो अब हम लोग देखेंगे भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण संप्रदाय। तो यहाँ पर दर्शन दिया गया है और यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं। तो न्याय दर्शन मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है तार्किक चिंतन, न्याय मीमांसा यहाँ पर वैदिक अनुष्ठान, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सांख्य दर्शन तो वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और वेदांत दर्शन जो है वो है आत्मज्ञान। तो वह देवता जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो हल कौन लिया रहता है भाई, बलराम लिए रहते हैं। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की भेंट होती है, तो किष्किंधा कांड, क्योंकि किष्किंधा में होती है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है भाई, 9 बताई गई है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, तो ये कहाँ पर है भाई, गीता में लिखा गया है, ठीक है, कि कर्म करो फल की चिंता बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। कर्म तुम्हारे बस में है, फल तुम्हारे बस में बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गीता का उपदेश है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो मोक्ष के साधन बताए गए, तो मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व कौन देता है, तो भगवद गीता देता है, ठीक है। भागवत संप्रदाय से संबंधित जो प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य हैं वो हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख है, ये वहाँ पर मिलता है। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ बनाए गए थे, ठीक है, 4 मठ, जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी मठ। तो ये चारों का याद रखना है, इन चारों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन है कौन नहीं है। नैनार किससे संबंधित है, तो शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो अलवार हुए और नैनार हुए, तो नैनार जो है वो शैव धर्म से थे, अलवार जो थे वो वैष्णव धर्म के थे, ठीक है, दक्षिण भारत में। सही सुमेलन है वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के, रामानुज विशिष्टाद्वैत के, माधवाचार्य द्वैताद्वैत के, और शंकराचार्य जो है किससे थे, शंकर जो है अद्वैतवाद से थे शंकराचार्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पर मैचिंग है, आपको कुछ नहीं करना। आगे हम लोग आते हैं मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। फटाफट हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, 20,000 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, तो कैसे भी करके आप इसको पूरा करना है। अभी हम लोग 10वीं पेज पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो
मौर्य साम्राज्य में आते हैं तो सर्वप्रथम जो भारतीय साम्राज्य था स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, भारतीय साम्राज्य सबसे पहले किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फेंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? जस्टिन ने किया है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया, वो किसने कराया भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव है वो पश्चिम भारत पर था। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, वो वहाँ से ये चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार जो राज्य का 7वां अंग था वो क्या था भाई? मित्र था। तो 7 अंग इन्होंने बताए थे, वो 7 अंग आपको याद रखना है। राजा, अमात्य, दुर्ग। ठीक है, इस टाइप से जो 7 हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विश्वगुप्त के नाम से जाने जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार जो सीता भूमि थी उसका अभिप्राय क्या थी? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आईएएस तक में आपके पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित मौर्य एम्पायर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें और हम लोग कुछ और भी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र को जल संभाव्य व्यवस्था की ओर ध्यान दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इसमें और अशोक हैं, इन दोनों ने ध्यान दिया। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध था उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक के सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा था भाई? तो वो था लौरिया नंदनगढ़ का। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है वो था निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। तो गुर्जरा जो लघु अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है तो वह है शिलालेख 12 नंबर। ठीक है, जिसमें कि बताता है कि वो पूर्ण रूपेण से धार्मिक सहिष्णु था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था भाई? जेम्स प्रिंसेप ने। यानी कि जो भी अभिलेख थे वो सब किसमें लिखे गए थे? ब्राह्मी में, और सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट। वह स्थान जहाँ पे प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वो है अनुराधापुर। पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपियों का प्रयोग किया था? तो अरमाइकी लिपि का, ग्रीक लिपि का और खरोष्ठी लिपि का। ठीक है, तो इतनी सारी लिपियों का प्रयोग किया था। उत्तर पश्चिम भाग में जो राजज्ञा थे वो जो है उसको उत्कीर्ण करवाए जाते थे पत्थर पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है, इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में वो बना था। पायन किसके का कब आया था? 399 एडी में आया था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है 13वें शिलालेख से। वेरी इंपॉर्टेंट है। मौर्य मंत्रिपरिषद में जो राजस्व इकट्ठा करता था उसे समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, अशोक का समकालीन तुर्मय ये उस समय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो वो था एंटीगोन गोंटास। टालेमी फिलाडेल्फस है जिसके साथ अशोक की राजनयिक संबंध थे वो कहाँ का था? तो वो फिलाडेल्फस का था, मिस्र का था। तो एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वस्तुतः वह राज्य धर्म था। तो वो कौन था? फ्लीट महोदय ने ये कहा था कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है तो वो ब्राह्मी ही है। ठीक है, जिससे कि आधुनिक देवनागरी लिपि बनी है। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राज धर्म की स्थापना की? तो अशोक महोदय ने की थी। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने बनवाया। ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम उद्वाचन हुआ था किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? तो स्तंभों पर किया गया था। ये जो आपका बुलंदी बाग है ये प्राचीन स्थान था किसका? पाटलिपुत्र का। तो मौर्य काल में जो तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तो ब्राह्मणों के लिए खुले थे, क्षत्रियों के लिए खुले थे और वैश्यों के लिए। ठीक है, 3 के लिए। मौर्य काल में जो दंड विधान थे वो भैया बहुत काफ़ी कठोर थे। ठीक है, दंड विधान जो थे वो काफ़ी कठोर थे मौर्य काल में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये पूछ लेता है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कालसी है ये प्रसिद्ध है। तो कालसी क्या है भाई? अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए थे। ठीक है, अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताई गई है तो इसका 12वां शिलालेख है। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
12वें शिलालेख में बताया गया था कि भैया ये क्या हैं, धार्मिक सहिष्णु हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग पहुंच जाएंगे मौर्योत्तरकालीन भारत में। तो इसको हम लोग लगता है कि हम लोग इसको कल करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक एक दिन में हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि एक ही साथ में जब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत होगी। इतना इतना छोटा छोटा आप लोग रिवीजन करते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में है, फटाफट आप लोग देखते चलेंगे तो ऐसे ही आपको 20,000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यकीन मानिए कि आपको 50 प्लस क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। ठीक है, अब अलग बात है कि भाई वन लाइनर है, आप कैसे याद करेंगे, लेकिन देखते चलेंगे तो फॉर रिवीजन ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट फिर से नई वीडियो के साथ इसके आगे तक।